बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का पलड़ा एक बार फिर भारी होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर उसकी कुव्वत मुदाफियत कम होते हुए नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैक्सीन लग के एक बार फिर कुव्वत मुदाफियत बढ़ना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के मुतजलजल होने के हवाले से पिछले 2 हफ्ते कयास आराइयां उरूज पर रहीं, बिलखुसूस उस दिन जिस दिन मुश्तरका जो एक कंबाइंड पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना था, उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पीटीआई की हुकूमत को जो सेशन को मुलतवी करना पड़ा, उसके बाद फिर शादियाने बजने लगे। पाकिस्तान की ऑपोजिशन, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक बार फिर चहमगोइयां चलने लग गई कि जो लोग सपोर्ट करते थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो सपोर्ट खत्म होते हुए नजर आ रही है। इसीलिए रफ्ता रफ्ता हुकूमत कमजोरी का शिकार हो रही है। एक दफा फिर ताकत की दवा देकर क्या ताकत और दवाम बख्श दिया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को? ये एक अहम सवाल है जो कि हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले जब इत्तेहादी इत्तेहाद से जुदा जुदा होने की बातें करने लग गए थे, जब इत्तेहादी ये धमकियां देने लग गए थे कि आपके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आता होते हुए, तो उस वक्त तमाम के तमाम लोगों ने हवाओं के रुख बदलने की बातें करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हवाओं के रुख थम गए हैं या हवाएं थम गई हैं। यह भी याद रहे कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी यानी एमक्यूएम और पीएमएलक्यू दोनों ही ईवीएम और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ देंगे और वोट भी करेंगे। यह भी बात याद रहे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसको या तो आप समझ लीजिए कि हुकूमत बनाने और गिराने वाला ग्रुप कहा जाता है, या यह भी कहा जाता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं सरपरस्ती हासिल रही। जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ चलने का वादा और इयादा कर लिया है। तो ऐसा लगता है कि अब जॉइंट सेशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को अददी अक्सरियत मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी हुई। पाकिस्तान की ऑपोजिशन में आज हमजा शहबाज शरीफ साहब, शुजात हुसैन साहब की तबीयत पूछने के लिए गए, उसके बाद फिर मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन कॉल किया, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने भी चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत के हवाले से फ़ोन कॉल की और उनके लिए दुआएं भी की, उनकी बेहतरी के लिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सामने खड़ी ऑपोजिशन ये अयादा किए बैठी है कि हम तमाम तर अपने वसाइल को बरुए कार लाते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस इलेक्शन रिफॉर्म्स के खिलाफ वोट करेंगे। क्या अददी अक्सरियत हुकूमत के झोली में डलेगी या फिर ऑपोजिशन बाजी ले जाएगी? ये तमाम वो सवालात हैं जो कि अब आम शहरी पूछ रहा है। इसके साथ साथ वो जो कयास आराइयां चलने लगी थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं 5 साल मुकम्मल करेगी, आज उसके ऊपर स्टैंप किया आसिफ जरदारी साहब ने, जबकि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को लाने वाले भी अब ये सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई। लेकिन ऐसा लगता है, और शहर इख्तियार की गलियों के अंदर जो चहमगोइयां चल रही हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत अपने 5 साल तो मुकम्मल करेगी, लेकिन अगले 5 साल जो बड़े बबांगे दोहल तमाम के तमाम काबीना के मेंबरान कहा करते थे कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक और टाइम का सवाल। लेकिन मेरे साथ जो मेहमानों की एक जुर्मट मौजूद है, सितारों का जुर्मट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया। NBC आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कुछ कानूनी पहलुओं के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये जो कवानीन बनते हैं, लेजिस्लेशन होती है, इसके अंदर नंबर गेम जो होती है और उसके बाद कानून बनता है, इससे पहले ऑर्डिनेंसेस चलते रहे, ये तमाम की तमाम खेल, लेजिस्लेशन का खेल अवाम के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, अगले आने वाले इंतखाबात और पिछले होने वाले इंतखाबात से ज़रूर जोड़ेंगे। अभी जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। Welcome back after the break.
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो जो चैलेंजेस हुकूमत के बारे में कहे जा रहे थे, हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं, शायद अब आंधियां चलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंगली जो चीज़ हुकूमत के गले पड़ने के लिए सामने आई थी, वो लगता है कि उल्टा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा करी है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो लीव पर थे 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक। और इसकी लीव की बाकायदा जो एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बेंच उस टाइम पर हेड किया जा रहा था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ से 23 से 27 जुलाई तक, जिसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक सिर्फ पार्ट थे उस बेंच का। जस्टिस मियां गुल जो थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने इस केस को 16 से 20 जुलाई तक सुना था। तो सूरत हाल कुछ ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और 17 तारीख की बात की गई थी कि उस टाइम पे साकिब निसार साहब उधर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। तो सबसे पहले इसी पे कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत पूरा दिन इसी पर कमेंट करती रही, अपोजिशन पूरा दिन इसी बात पे कमेंट करती रही। तो इसी कमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शाइख उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। शाइख उस्मानी साहब, एक तो कानूनी पैराए हैं कि ऐसे एक एफिडेविट या स्टेटमेंट ऑन ओथ को प्रूव करना या उसको डिस्क्रेडिट करना एक बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है कि किसी ने मेरे सामने ये बात कही थी। शाइख उस्मानी साहब, क्या कानूनी हैसियत रखती है ये स्टेटमेंट ऑन ओथ? देखिए, जो राना शमीम जो हैं वो तो रिटायर हो गए थे, तो रिटायर होने के बाद एक फॉर्मल जज जो है एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो जाता है। अगर वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन कोई एक जाके एफिडेविट फाइल करता है, और फाइल भी नहीं किया उन्होंने जाकर के किसी नोटरी पब्लिक के सामने जाके उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी और कहा कि मेरा एफिडेविट है, तो उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस तो नहीं है। कानूनी लिहाज से तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये अलग बात है कि प्रेस में उसकी इम्पोर्टेंस होगी, लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं थी। जो इम्पोर्टेंस थी वो इस बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो चीफ जस्टिस साहब थे उस जमाने में, साकिब निसार साहब, उन्होंने एक जज से, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज से कुछ कहा था कि एक ये काम करो। लेकिन अब ये मंजर आम पे आ गया जिससे आपने अभी जिक्र किया था कि जस्टिस आमिर फारूक जो है, जो कि जिसका नाम लिया जा रहा है, वो उस वक्त उस बेंच में मौजूद ही नहीं थे। इनफैक्ट वो मुल्क में नहीं थे उस वक्त। तो ये मामला ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में बिला वजह इसको इतना उछाला गया, इस मामले को, इस पे कोई चीज़ नहीं थी। और मेरी नज़र में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उसकी नोटिस दी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन की नोटिस भेजी उसको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, और बिला वजह इसको इतना स्टॉर्म इन अ टी कप जिसको बोलते हैं, इसको बढ़ाया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। नासिर भाई चुगताई साहब, डू यू अग्री कि ये बेसिकली एक प्याले में तूफान बपा करने वाली बात थी? ये स्टेटमेंट ऑन ओथ प्रैक्टिकली अब जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात इसलिए खड़े हो गए बिकॉज एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर डे, जस्टिस आमिर साहब तो मुल्क में ही नहीं थे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात की है कि जस्टिस आमिर साहब तो उस टाइम पे मुल्क में नहीं थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो कमेंट आया है वो ये भी आया है कि एवरीबडी should be held accountable. This is a very positive thing जो कि आज सामने आई है। तो आप अग्री करते हैं शाइख उस्मानी साहब के साथ के? नहीं, वो आप सही कह रही हैं कि everybody should be held accountable, लेकिन एक शख्स कह रहा है कि उन्होंने सुना साकिब निसार साहब किसी से बात कर रहे हैं टेलीफोन पर, तो और वो साकिब निसार साहब ने उसको डिनाई कर दिया। उनका मैंने तो कोई बात नहीं की। तो इट इज वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अनदर मैन्स वर्ड। वेरी ट्रू। राना शमीम जो है वो जज नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। अभी उन्होंने एक बात कही, दूसरा जिसके मुतालिक बात कही, उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार कर दिया उसके मुतालिक, ये कहा नहीं, तो मामला खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में इसको बिला वजह इतना किया गया, इसके मतलब कि यकीनन सियासी इसमें मुहर्रिकात हैं जिसकी मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बासूरत इसमें मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। एनबीसी आपकी तरफ सवाल में लेकर आई थी, आप उसका जवाब देंगे? डू यू एग्री कि बेसिकली वाज अ स्टॉर्म इन अ टी कप? जी बिल्कुल। बहुत से मामला ऐसे होते हैं हमारे यहाँ कि जो अचानक उबल जाते हैं, दूध की तरह उबल जाते हैं और सामने नजर आ जाते हैं। लेकिन आज जो भी कार्रवाई हुई है उसे मुझे लगता है ये है कि इसको मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए।
क्योंकि इसका ताल्लुक अब सहाफत से भी हो गया है, इसका ताल्लुक अखलाकियात से भी हो गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक ज़माने में था कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों को अच्छा-बुरा कहते थे, तो कंटेम्प्ट हो जाती थी, अब नहीं होती है। मुझे अच्छा लगा जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो 3 मुशीर मुकर्रर कर रहे हैं, अपने मावन मुकर्रर कर रहे हैं। इस केस में एक पीएफयूजे है, एक पाकिस्तान बार काउंसिल है और एक रीमा इमर एडवोकेट है। तीनों ज़ाहिर है आपको पता है कि इनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से भी है और सहाफ़त से भी है और लॉ से भी है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, बचपने की ख्वाहिश कह लें आप, कि साकिब निसार साहब इस पिटीशन, इस सो कॉल्ड एफिडेविट को जो भी कह लें, इसको लेकर लंदन की ही किसी कोर्ट में खता की इज्जत का केस फाइल कर दें। इंटरेस्टिंग। और मुझे यकीन है कि अगर ये गलत है तो वो 2-3 लाख पाउंड उनको जुर्माने के और हट जाने के मिल जाएंगे। वो जाहिर है वो उसका खर्चा पूरा उनका हो जाएगा उस हिसाब से। तो फाइल कर दें, उसका नतीजा बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि वहाँ फैसले जल्दी होते हैं, 30-30 साल तक लटकते नहीं है फैसले। तो वो कर दें और इसको अब, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी इसको ले लिया है और चीफ जस्टिस भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये भी बताया जाए कि खबर क्या होती है, ये बताया जाए कि रिपोर्टर क्या होता है, मैसेंजर क्या होता है, ये मुहावरा क्यों आया कि डोंट शूट एट द मैसेंजर। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा जनरल साहब, अब बहुत सारी तरफ से कयास आ रही हैं, बिलखुसूस ये की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब ताकतों ने अब अकेला छोड़ दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इत्तेहादी भी खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक्स तो मौजूद हैं, तो वो भी हैं। इसीलिए अब शायद वो जो एक मामला हुआ था कुछ मुख्तदर हलकों के साथ, उसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल वक्त शुरू हो गया। पूरा पिछला हफ्ता हम कंप्लीट सुनते आए हैं, लेकिन आज मामलात बड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। आज एमक्यूएम भी साथ खड़ी है, आज काफ लीग भी साथ खड़ी है। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हवाओं के रुख तब्दील नहीं हुए हैं? देखिए, मैं खुद इस बात पे बहुत हैरान था कि पूरा हफ्ता एक अजीब हिजान अंगेज कैफियत रही पाकिस्तान में कि हुकूमत अब गई, आधे घंटे बाद गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, जो कोलिशन सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो कोलिशन बनती है, उनमें ये तलातम आते रहते हैं। इसलिए आते रहते हैं कि जब भी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो देखते हैं कि हुकूमत की थोड़ी सी कहीं कमजोरी है तो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए। असूल तो यहाँ पे है कोई नहीं, बदकिस्मती है कि हमारी सियासत वैसे ही असूलों से बिल्कुल पाक हो गई हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हमारी सियासत में, वफादार की सियासत है। वो चाहे आप क्यू को ले लें, चाहे आप एमकेएम को ले लें, चाहे जहांगीर खान तरीन साहब ग्रुप को ले लें, चाहे विदन उसको ले लें और चाहे अपोजिशन को ले लें। आपका क्या हाल है? अपोजिशन सीरियस है इस हुकूमत को गिराने में। अगर हुकूमत इस वक्त गिर गई तो अपोजिशन के तो गले पड़ जाएगी इस वक्त, और अगले 1.5 साल उन्होंने जिनके ढोल साइड के गले बजता रहेगा इनके सारे। तो जनरल साहब, आप कह रहे हैं अपोजिशन ड्रामा कर रही है? ऑफ कोर्स, अब क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। और इस वक्त ये ढोल कौन अपने गले में डालना चाहेगा जब हर तरफ महंगाई का शोर अपोजिशन ने खुद ही बनाया हुआ है। इसको कम कैसे करेंगे? पेट्रोल की कीमतें कैसे कम करेंगे? ये चीनों की जो जखीरा अंदोजी सामने आ रही है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो अपोजिशन के पास प्लान कोई नहीं है, शोर मच रहा है। ये इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा खतरा अपने आप से है, अपनी पार्टी से। इसके अलावा इस हुकूमत को कभी कोई खतरा नहीं रहा। ये इनकी खुशकिस्मती है, और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में ये हमारी कमजोरी रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नंबर गेम में रही है, उसने कभी आम आदमी के लिए पुश नहीं किया। चाहे लॉ बात कर रहे हैं, चाहे कानून की बात कर लें, चाहे और कोई चीज बात कर लें। असेंबली में होता क्या रहा आप देखिए ना, पिछले 3 साल से कभी सीरियस डिबेट आपको नजर आई है? किसी एक सीरियस इशू पे एक डिबेट कभी नजर आई है आपको? हमारी असेंबली कोई साइड डिबेट करने को तैयार ही नहीं होती जनरल साहब, डिबेट कैसे नजर आएगी? इट्स अनफॉर्चुनेट। यही तो रो रहा हूँ, यही तो मैं रो रहा हूँ। मैं अब तो इस बात पे सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि हमने वोट दे के इतना खर्चा करके भेजा क्यों है। मैं बार बार कहता था कि ये हमारी इज्तिमाई दानिश है हमारे मुल्क की,
अगर हमारे मुल्क की इज्तिमाई दानिश ये है, बाकी मेरा ख्याल है आमिर बात करेंगे। खैर, बाकी बाकी बात को जो है वो दबे लफ्जों में रहने दें। आमिर ज़िया साहब, मसला ये है कि अभी जनरल साहब फरमा रहे हैं और एनबीसी उससे अग्री कर रहे हैं कि ऑपोजिशन प्रैक्टिकली ये सिर्फ पोस्चरिंग कर रही है, लेकिन एक चैनल के ऊपर आरफा नूर साहिबा के प्रोग्राम के अंदर पीएमएलएन के लीडर खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया था कि 2 महीने से पहले पहले में हम हुकूमत को गिरा देंगे। अगर इतने वसूख के साथ 2 महीने का टाइम इतने ऐसे लीडर दे रहे हैं जो कि अननेसेसरली नहीं बोला करते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो थी, वो उम्मीद की ढारस टूट गई ऑपोजिशन की क्या? इसी सवाल के साथ वापस आएंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े गई थी आमिर ज़िया साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक प्रोग्राम में बाकायदा बैठकर ये कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर हुकूमत को जो अल्लाह हाफिजी का काम है वो हम कर देंगे। अब अगर ऑपोजिशन इतनी वसूख से बात कर रही है, आज भी जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अपना वक्त मुकर्रर पूरा नहीं कर सकेंगे जो हुकूमत का 5 साल का वक्त है। अब इतने वसूख से दोनों बड़ी जमातों की तरफ से कोई बात कही जा रही है, तो कहीं ना कोई आस या कोई ढारस तो बंधाई होगी ना किसी ने। ये अनीका, इस तरह की गुफ्तगू जो है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, मुसलसल सुन रहे इस तरह के दावे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फिर इन तमाम जमातों ने अलग अलग भी बात की, इसमें मौलाना फजल साहब को भी आप शामिल कर लें। तो तमाम जो इसमें इख्तिलाफ है वो चाहे उसकी हदफ यही है कि किसी तरह से हुकूमत अपना जो है वो पूरा ना कर सके, कम से कम अपेरेंटली नजर आते हैं। लेकिन लोग कहते हैं मजमून खाना गालिबन पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसके 5 बरस हुकूमत के पूरे हो जाएं। इसी तरह नून लीग भी कुछ मामलात के ऊपर जो है इतनी जो उनका पब्लिक पोस्चर कुछ और है, हकीकतन पोस्चर जो है उनका कुछ और है। अच्छा, हमारे यहाँ ये शोर बहुत मचता है, लेकिन मैं नहीं समझता है कि एकदम जो है आप देखेंगे कि हुकूमत जो है वो गिर गई, कोई आपको इतनी बड़ी तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही। और एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा ये जो वोटिंग होगी अब कल बिल्स के लिए, तो उसमें हुकूमत जो एक मुश्तरका इजलास के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। मैंने तो ये सुना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ लोग जो हैं वो उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा है बहुत सारे परेशान हैं कि उनके कुछ जो मजबूत खूंटे थे वो इधर से उधर हो गए हैं, उनके अपने जो लॉ मेकर्स हैं वो गालिबन नहीं आएंगे या उनका वोट जो है उस तरफ नहीं पड़ेगा जहाँ पे वो चाहते हैं। तो बात ये कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है और उस पर यह कहना है कि हुकूमत यकसर कमजोर हो गई। यकीनन देखिए चैलेंजेस बहुत हैं इस पे। पीटीआई के दौर में जितनी महंगाई में इजाफा हुआ है, जिस तरह से रुपी वोलेटाइल है, हमारा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कुछ जो है आईएसआई के चीफ की तकरीरी के ऊपर भी जो थे हमने देखा कि सही तरह से उसको हैंडल नहीं किया गया, तो उसकी वजह से जाहिर है कि एक सेंटिमेंट है, अवाम में भी सेंटिमेंट है। ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है आमिर ज़िया साहब के 19 तारीख से पहले करना है जो भी करना है। एंड हैविंग सेड दैट, अगर धक्का देके पीडीएम से बाहर निकाल दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन ने और जेयूआई ने, और अब वो वापसी का रास्ता कर रहे हैं, तो कोई उम्मीद तो नजर आई होगी आमिर ज़िया साहब, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं था, नथिंग एट ऑल? देखिए तौक़ुआत तो हमेशा होती है, जो सियासतदान होता है उसका ख्वाहिश होती है किसी तरह इक़्तिदार पे कब्जा करे, और उम्मीद अगर ना हो तो फिर तो आप सियासत ही छोड़ दे। तो उम्मीदें तो हमेशा रहनी चाहिए, जवान रहनी चाहिए उम्मीदें। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन यानी कि मारूजी हालात देखें उसमें नजर नहीं आता कि इतनी बड़ी कोई तहरीक चल पाएगी। यकीनन लोग बहुत नाला हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग हिज़्ब इख्तिलाफ से भी उतना ही नाला है। वो हिज़्ब इख्तिलाफ है कि जिसके सियासतदान बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। तो इस वक्त अगर अवाम जो है वो फंसे हुए इस बात पे कि जी अगर हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, क्योंकि वाकई नहीं किए उसने, उसी तरह हिज़्ब इख्तिलाफ भी इस तरह की कोई अवाम दोस्त कुव्वतें उसमें मौजूद नहीं है कि अगर वो परचम लेके निकलेंगी तो लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी यहाँ तब्दीली हमेशा आती है कि जब इदारों के दरमियान बहुत ज्यादा खींचा तानी हो रही होती है और बहुत ज्यादा बदइज़्ज़ती हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि अभी उस स्टेज के ऊपर चीजें आई हैं कि आप ये कहेंगे जी अदलिया बमुकाबला हुकूमत खड़ी हो गई है, या अदलिया बमुकाबला फौज, या फौज बमुकाबला हुकूमत खड़ी हो गई है। ठीक है कि उसके अंदर कोई इश्यूज के ऊपर इख्तिलाफात हो सकते हैं, ज़ाविये निगाह का फर्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं होने जा रहा
कि एकदम जो है इस हद तक चीजें चली गई हैं कि तोड़ दिया जाए, हर चीज को बकेट दें। फिर एक और सवाल होता है कि हुकूमत हटा दें, उसके बाद क्या करेंगे? राइट, उसके बाद डायरेक्ट इंतखाबात चॉइस कोई नहीं है in other words. या इन हाउस चेंज अगर आता है तो ये बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। लोग समझते हैं कि जी इमरान खान को हटाकर शरीफ फैमिली के सिर पे ताज सजा दिया जाएगा, या पीपल्स पार्टी के लोगों को भी दावा है कि जी हमारी अगली बारी होगी। तो भी वो कहते हैं कि तेल देखें, तेल की रफ्तार देखें, हनूज दिल्ली दूर है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुबालगा आराई हो रही है, और ये कोई नई बात नहीं। हमारी सियासत में हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा लगता है कि जी अभी हुकूमत गई, जरदारी साहब का पूरा दौर याद करें, हुकूमत को कल गिरना था, आज गिरना था, पूरे 5 साल पूरे 5 साल मुकम्मल, एंड सीम्स लाइक कि यहाँ भी 5 साल मुकम्मल होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ लेजिस्लेशन के हवाले से भी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कल जॉइंट सेशन होना है और उसके अंदर पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को के बिल को पास करवाना है, और गवर्नमेंट इज एडमेंट के किसी भी तरीके से हम लोगों ने इस बिल को एक ही बारी में पास कराना है। सेनेटर जफर अली साहब जो हैं उनकी भी आज मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो भी यही फरमा रहे थे। शायख उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। लेजिस्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बड़ा मुकद्दस काम है। पूरे मुल्क का दारोमदार, उसके निज़ाम का दारोमदार उस लेजिस्लेशन पर होता है। अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी अरसे से लेजिस्लेशन को या तो ब्रेक लगी हुई देख रहे हैं या ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंसेस हो रहे होते हैं। मुत्तफिका तौर पर कोई एक आधी दफ़ा ही बैठी है ये पूरी पार्लियामेंट, अदरवाइज हम लोगों को डिवीजन बड़ा क्लियर नज़र आता है। अब बात आ रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, कानूनी तरमीम करने की। कल जॉइंट सेशन होना है शायख उस्मानी साहब। नंबर गेम्स एंड लेजिस्लेशन को जॉइंट सेशन के जरिए से लेकर जाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आपकी नज़र में क्या एक स्टेबिलिटी का पहलू दिखाती है, या एटलीस्ट वो परसेप्शन देती है अगर किसी गवर्नमेंट को जॉइंट सेशन बुलाकर कोई कानून पास करना पड़े? देखिए, बात यह है कि जिस तरह आपको मालूम है कि कोई भी लेजिस्लेशन होता है पहले तो नेशनल असेंबली में अप्रूव होता है, उसके बाद फिर उसको सेनेट में अप्रूव करना पड़ता है। लेकिन अगर ये भी इसकी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो लेजिस्लेशन जो है एक जॉइंट सेशन में प्रेजेंट करे, ताकि ये जो टाइम ज़ाया होता है नेशनल असेंबली से सेनेट में जाने का, ये इससे बचत हो जाए। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला है, और शायद ओवरसीज के लोगों के लिए वोटिंग का हक जो है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है जो पीटीआई के लिए। क्योंकि पीटीआई समझती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर होगी तो उसमें लोग जो ईमेल के थ्रू या जिस तरह से वो करेंगे वोटिंग, तो उसमें शायद उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि इसको पुश करें इस तरह से कि ये अप्रूव हो जाए। और इस ओवरसीज अगर का उसका अप्रूव हो जाता है, तो अगर ओवरसीज से भी वहाँ से ईमेल करके वो वोटिंग कर सकते हैं, तो यकीन पीटीआई को काफ़ी एडवांटेज होगा। इस वजह से वो इस चीज़ के इस पर बज़िद हैं कि इसको प्रेजेंट किया जाए। उन्होंने इस बात से चूज किया कि इसको जॉइंट सेशन में रखा जाए। अब जॉइंट सेशन में हमने देखा, कटिंग इट शॉर्ट हियर, तो ये पहले जॉइंट सेशन में लेकर आना बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, जिस तरह नैब किया का मामला किया, वो भी जॉइंट सेशन में आ जाता है। इज जॉइंट सेशन अ बेटर वे देन ऑर्डिनेंस? जी, जॉइंट सेशन इज अ क्विकर वे, बेटर नहीं, क्विकर वे। ओके, बजाय इसके कि आप पहले एक जगह पास कराएं, दूसरी जगह पास कराएं, एक ही दफा में करें। तो अब चूंकि जो गवर्नमेंट पीटीआई की भी काफी मेजॉरिटी हो गई सेनेट में जो पहले नहीं थी, तो उन्होंने उसका एडवांटेज लेकर के अब ये जॉइंट सेशन में पुट अप करने की कोशिश की है, और वो कोशिश करेंगे इसको पुश करें ताकि ये चीजें ये अप्रूव हो जाएं और खत्म हो जाएं। और लगता तो ये है कि वो शायद कामयाब हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि क्या एक्चुअली क्या होता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये हमें पता नहीं, लेकिन लगता तो ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इन अदर वर्ड्स एनबीसी, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस तमाम चीज़ को प्लान किया, लास्ट टाइम जॉइंट सेशन को मुलतवी करना पड़ा, और अब जो जॉइंट सेशन आ रहा है इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट कि हम इस कानून को पास कर लेंगे। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो होते हैं वो कंसेंसस के साथ आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल का कंसेंसस या यूनानिमिटी जरूर होनी चाहिए। अब फवाद चौधरी साहब बारहा ये कह रहे हैं कि ये नेशनल इशू है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। इसका मतलब ये कि उनको इस बात का अंदाजा है, हुकूमत को इस बात का अंदाजा है
कि किसी भी तरीके से अगर वो पास करवा भी लेते हैं तो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन 23 के अंदर इंतखाबात में फिर से ये धांधली का मामला ना खड़ा हो, उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एडमेंट है कि 23 के इंतखाबात ईवीएम के साथ ही करवाने हैं। इसको बैलेंस कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, नासिर बेग चुगताई साहब? देखिए, ईवीएम से मेरे लिए तो एक अजूबा है। ईवीएम से पहले आपको प्री पोलिंग धांधली जो है ना, उसको तो खत्म करना होगा। वरना अगर इंजीनियर्ड पोलिंग हुई, और जिस तरह डस्का का एक मॉडल हमारे सामने है जो हुआ, और जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की है, वो पढ़ने तो आगे खुल जाती है कि हम किस किस तरह, हमें पता है कि किन किन मराहल से गुजरते हैं हम वोट डालते हुए, या हमारे वोट तो पहले ही पड़ जाते हैं, मालूम मरने वाले का वोट ही पड़ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा नासिर बेग चुगताई साहब? नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा ना। शनाख्ती कार्ड तो है ना, शनाख्ती कार्ड तो है, तो ये मसला खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। अब देखिए, इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ, लोग बुरा मानते हैं। टी.एन. सेशन साहब थे, जज थे, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको बना दिया गया इलेक्शन कमिश्नर, और वो एक कंडीशंस पर आए कि मैं इंडिया का पूरा इंतखाबी निज़ाम सीधा कर दूंगा, और उन्होंने सीधा कर दिया। आज तक हिंदुस्तान में जब से वो आए, चले भी गए, सिस्टम बना गए, वो इदारा बना गए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कोई चैलेंज नहीं कर पाया। ये जो ईवीएम है ना, ये शिबली फराज के पास नहीं है, वहाँ इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है, बनवाता भी वही है। बेंगलोर इंस्टीट्यूट जो है वो उसका ठेका लेता है, वो बनवाता है। चलें, इसको छोड़ दें। दूसरा मैं ये कह रहा था कि पार्लियामेंट में असल में जो पार्लियामानी जमहूरियत है वो बड़ी अजीब चीज़ है। उसमें सेनेट भी होती है, उसमें लोअर हाउस भी होता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट में भी यही है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी भी ये सूरत हाल है। दोनों अपने अपनी जगह पर हीरे ही जवाहिर हैं। पहले वहाँ बिल आता है, फिर वहाँ बिल आता है, और तरीके के साथ मंजूर हो जाता है। इख्तलाफ राय होता है, ज्वाइंट कमेटी बनती है, वो बैठ कर उसको सॉर्ट आउट कर लेती है। हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ धड़ से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट, तो भाई तोड़ दें सेनेट को ना, और पार्लियामेंट को भी खत्म कर दें। क्योंकि पार्लियामेंट मेरे नजदीक ये 4 साल जो 3 साल दौर गुजरा है पार्लियामेंट का, डीएक्टिवेटेड पार्लियामेंट है। ये वो पार्लियामेंट है जिसने कुछ नहीं किया, ना इसने कोई मुर्गी दी, ना इसने कोई चिकन दिया, ना गाय दी। मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो तरस गया आखिरी तकरीर। ठीक है, अच्छा वैसे पार्लियामेंट के चिकन और गाय कैसे दे, वो एक अलग सवाल रहेगा एनबीसी, वो मैं आपसे पूछूंगी बाद में। लेकिन थोड़ी देर पहले भी जनरल साहब मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट की वजह भी मैं जनरल साहब जानना चाहूंगी कि प्री पोल रिगिंग, डस्का के इंतखाबात, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आरटीएस के बाद अभी ईवीएम के ऊपर खदशात खत्म नहीं हुए हैं। सो कल जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर ये पास हो जाएगा मामला। नंबर गेम तो हुकूमत के कोर्ट के अंदर है, लेकिन क्या उसको पास करवाने के बाद गवर्नमेंट को अपोजिशन जमातों के साथ जाकर उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत होगी? फिर भी देखिए, जब बिल पास हो गया तो फिर तो हुकूमत का तो मकसद हाँ, क्या नहीं, लेकिन 2023 के अंदर वही आवाज बुलंद होगी जनरल साहब, तो फिर फायदा। देखिए, ये तो पाकिस्तान में आपको खत्म करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे गांव में 2013 के इलेक्शन में जब मैं पहुंचा, अपना वोट शोट डाल के पहुंचा, तो वहां पे हंगामा मचा हुआ था, अजीब तमाशा था। मैंने पूछा क्या हुआ है, कहता सर आज बच गए ऐसे। मैं क्यों? कहता सर साढ़े वोट हमारे गांव के 300 को पता नहीं कुछ थे, हमने को 700-800 डाल दिए वोट उसमें। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, देखिए हमारे एनवायरमेंट में ये छोटी मोटी धांधली को तो आप छोड़ दीजिए ना। प्री पोल रिगिंग भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट है, और इसमें तमाम पार्टियां अक्रॉस द बोर्ड माशाल्लाह सब इसमें सबका अपना अपना हिस्सा है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई या, इसलिए इसको आप अगर ये जो अपोजिशन क्यों शोर मचा रही है, अपोजिशन शोर इसलिए मचा रही है कि अपोजिशन के पास और कोई इश्यू नहीं है इसके लिए खड़ा करने का। अगर वो सिंसियर होते, बैठते, इसी जो ये मशीन है इलेक्ट्रिक ईवीएम जो मशीन है, इसको बैठ के डिस्कस तो करते, देखते तो सही इसका मसला क्या है, इसको ठीक करते। उसको ठीक करना तो मकसद नहीं है,
मकसद ये है कि हुकूमत को, उनको पता है ये बिल पास हो या लेकिन ना हो, उनको पता ऑपोजिशन उन्होंने तो क्या जो सवाल करना उठा रही है उनसे तो हाथ भी नहीं मिलाना जैल साहब। यहाँ तो इत्तेहादी भी यही सवाल उठा रहे हैं ना, कल वो वोट कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर का नहीं बताया गया। फिलहाल वोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिलहाल भी वोट भी हो जाएगा। देखिए ये शोर के बाद हुकूमत कोई और तरफ चल पड़ेगी। हुकूमत भी एक्सपर्ट है, वो हर तीसरे दिन को नया इशू छेड़ देती है, पिछला वाले सब भूल के दुनिया उस तरफ चल पड़ती है। ये ठीक। फिर देखिए बात ये है, हुकूमत को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि जो हमारे ओवरसीज वोटर्स हैं किसी तरीके से वो ऑन बोर्ड आ जाए। राइट। और उनके लिए ईवीएम जरूरी है उनके लिए। दैट्स इट, बस। एंड ऑफ स्टोरी। उनका ख्याल ये है कि बाहर पीटीआई की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, जोक ये है कि पीटीआई से गलतफहमी शायद मारे ना जाए, क्योंकि हमने एक गलत काम जो किया है, हम अपनी सियासत पाकिस्तान से उठाकर तमाम गैर मुल्क भी ले गए हैं। वहां पर भी हम उतना ही ज्यादा इसमें अच्छाइयां पैदा करनी थी पाकिस्तान में है। आपस में लोग दस्तों गिरबान है, चाहे वो इंग्लैंड है चाहे वो अमेरिका है। चले लेट्स सी जनरल साहब कल क्या होता है। वक्त खत्म हो गया शो का, लेकिन दिस वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इंडीड। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच। नासिर बेग चुगताई साहब, जस्ट रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब एंड आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। नाज़रीन, कल नंबर गेम तो सीधी हुकूमत के पलड़े में भारी होते हुए नजर आ रही है। एक चीज बड़ी वाज़े तौर पर, ऑपोजिशन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की कोशिशें इस वक्त बहुत ज्यादा कोई लॉयल एंड सिंसियर एफर्ट्स के तौर पर हैं, क्योंकि कोई भी इस मौके के ऊपर जहां महंगाई इंटरनेशनली एंड नेशनली बोथ, और जहां डॉलर की कदर इतनी हाई है, वहां हुकूमत संभाले। तो इसलिए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के 5 साल तो कहीं नहीं जा रहे। जो पिछले एक हफ्ते तूफान बपा रहा है, शायद वो वाकई में प्याली में बपा किया गया एक तूफान ही था। 5 साल मुकम्मल होते हुए नजर आ ही रहे हैं। फिलहाल अनीका निसार को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।